हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं कमल शर्मा, फाउंडर ऑफ बिजनेस पार्क, फिर से आपके सामने लेके आया हूं बहुत ही जबरदस्त केस स्टडी। आज की जो वीडियो में मैं जो लर्निंग देने वाला हूं वो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं, जो भी आज मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो में बहुत जबरदस्त लर्निंग देने वाला हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किशोर बियानी जी। किशोर बियानी जी बहुत बड़ा नाम है और उनकी भी अपनी एक पहचान है जो इन्होंने मार्केट में बनाई है। बहुत बड़े रिटेल के ये प्लेयर थे। आज हम उसी की केस स्टडी के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनका जो बिजनेस है, सबसे बड़ा बिजनेस बिग बाजार, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से फेल हो गया। हमारी आंखों के सामने इतनी बड़ी सक्सेस कैसे डाउनफॉल हो गया, आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे। ऐसे ही बड़े उद्योगपतियों की कुछ गलतियों की वजह से हमारे को बहुत बड़ी लर्निंग मिल जाती है। अब किशोर बियानी जी का इतना लेवल पे जाके तो हम लोग नहीं सीखेंगे ना। हमारे धंधे में इतना पैसा लगा के जरूरी नहीं ना कि हम भी हर गलती करके ही सीखे, उससे तो बड़ा लॉस है ना। इससे अच्छा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी केस स्टडी के बारे में जो आपकी हेल्प करेगा और आपको बहुत कुछ सिखाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज किशोर बियानी जी की स्टोरी की। बिग बाजार की शुरुआत कहां से हुई, उससे पहले बिग बाजार की शुरुआत से पहले आपको मैं बता दूं, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, किशोर बियानी जी की थोड़ी सी हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका पहला बिजनेस नहीं था। किशोर बियानी जी का जो इंटरेस्ट था वो था फैशन इंडस्ट्री में। उन्होंने अपने कॉलेज में ही किसी का एक ट्राउजर पहना हुआ देखा था। ट्राउजर बहुत ही जबरदस्त लगा उनको। उसका जो कपड़ा है ना, वो बहुत ही फैब्रिक जो है वो बहुत ही अच्छा था। और उन दिनों उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी ऐसा कोई अच्छा ट्राउजर बनाऊं, अच्छे फैब्रिक के साथ बनाऊं। तब उन्होंने अपना एक पहला स्टोर शुरुआत किया। उन्होंने सारी रिसर्च और स्टडी करके उन्होंने पहला स्टोर उन्होंने ओपन किया था कोलकाता में, पतलून के नाम से। लेकिन वो पतलून का स्टोर जो है वो बहुत ही जबरदस्त चल गया उनका, क्योंकि यूथ को उनकी पैंट जो ट्राउजर है ना वो बहुत पसंद आने लगा, बहुत पसंद आया और बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। पतलून का जो ब्रांड था वो काफी अच्छा चलने लग गया था। ऐसे किशोर बियानी जी का हौसला और ज्यादा बढ़ गया। जैसे उनका हौसला और ज्यादा बढ़ा तो ऐसा कुछ उन्होंने सोचा कि अब मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी हम खुद ही करेंगे। लेकिन उनके दिमाग में था, यार पतलून जो नाम है ना वो थोड़ा सा मतलब ओल्ड टाइप का लग रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। सो इसलिए उसको थोड़ा सा ट्रेंडी बनाने के लिए उन्होंने नाम रखा पेंटालून्स, जिस ब्रांड को आज हर कोई जानता है, पेंटालून्स, जो आज भी जिंदा है पेंटालून्स। लेकिन वो किशोर बियानी जी के हाथ में नहीं है आज, ये भी बड़े दुख की बात है। चलिए अब आगे पता चलेगा आपको क्यों नहीं है। तो पेंटालून्स कौन चला रहा है ये आपको आगे पता चलेगा। इस पतलून के बाद में जैसे ही उन्होंने पेंटालून बनाया, पेंटालून बनाने के बाद में उन्होंने सबसे पहला बड़ा स्टोर 10,000 स्क्वायर फीट का कोलकाता में 1996 में डाल दिया। इतना बड़ा स्टोर देख के लोगों की आंखें फट गई और लोगों का वहम था कि यार इतना बड़ा स्टोर कैसे चलेगा। उसके अंदर फीमेल्स का सेक्शन भी था, बच्चों का भी सेक्शन था पेंटालून्स में। मतलब वो फैशन ब्रांड था एक। पेंटालून्स में कपड़े के हर किसी के टाइप के कपड़े मिलते थे वहां पर। लोगों का भरम टूट गया जब देखा वहां पे इतनी भीड़ आ गई थी, इतनी भीड़ आ गई थी कि पेंटालून्स का स्टोर बहुत जबरदस्त चलने लगा। उसके कपड़े, उसकी क्वालिटी, अंदर का एम्बियंस, लाइटिंग, बहुत कुछ उन्होंने बढ़िया बना दिया था 96 में भी। तो इससे वजह से वो लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद में पेंटालून्स की सक्सेस और ज्यादा बढ़ गई। बढ़ते ही बियानी जी का हौसला और बढ़ गया। हौसला बढ़ते क्या करता है इंसान, दूसरा स्टोर डालो। लेकिन गलती क्या कर दी, बहुत जल्दी डाल दिया, क्योंकि एक्साइटमेंट था, रिस्पांस भी बहुत पॉजिटिव था। उस टाइम पे वो गलत नहीं थे, डाल देना चाहिए था अच्छा स्टोर, अच्छी बात है, डिमांड थी। तो जैसे ही उन्होंने दूसरा स्टोर डाला, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, देखते देखते 12-13 स्टोर्स मेट्रो सिटीज के अंदर हो गए। वहां तक तो मामला ठीक संभल रहा था। जैसे जैसे उनको समझ में आया कि पेंटालून्स उनका फैशन ब्रांड एक स्टेबल हो चुका है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे रहा है सब, उसके बाद में उनको लगा कि इंसान जब उनके स्टोर में आता है वो अपनी पॉकेट का कुछ परसेंट पैसा सिर्फ फैशन पे खर्च करता है। लेकिन उसकी नीड है, और भी नीड है उसकी डेली लाइफ की जो भी तो नीड है, घर में और भी तो चीजें, ग्रोसरी आइटम्स हैं, हाउस होल्डिंग्स के आइटम्स हैं, डेली का बहुत सारी ऐसे अपने घर में इतनी सारी चीजें यूज होती है, वो भी तो कहीं ना कहीं से वो शॉपिंग करता है ना। जब उन्होंने सोचा कि कोई टाइम निकाल के स्टोर पे आ रहा है तो क्यों ना उसकी जेब से मैं और भी पैसा खर्च करवाऊं, क्यों ना मैं सारी चीजें एक ही जगह पे दे दूं। तब उनके दिमाग में आइडिया क्रिएट हुआ बिग बाजार। और बिग बाजार नाम क्यों रखा गया आपको पता है? बिग बाजार नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उन्होंने पहले स्टडी किया, उन्होंने इंसान का साइकोलॉजिकल सिस्टम समझा कि इंसान कैसे सोचता है। तब उन्होंने देखा जब वो लोकल शॉपिंग मार्केट में जाते थे, लोकल जो अपना बाजार होता है, जो लोकल बाजार होता है, वहां पर जाते थे कोलकाता में, तब देखा कि यहाँ से बड़ी अच्छे से खुश होके लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, ग्रोसरी आइटम ले रहे हैं। सब जगह अलग अलग शॉप्स पे जाके वो अपना जो भी जहाँ पे उनको सेल लगी हुई मिल रही है मार्केट में, बाजार में, तो वो उस वहां से अपना खुश होकर शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन जो प्रीमियम टाइप के जो लुक वाले जो लोग हैं ना, जो प्रीमियम टाइप के जो स्टोर्स हैं, वहां पर उतनी भीड़ नहीं है, वहां पर वॉल्यूम कम है, लोगों का भीड़ कम है, फुटफॉल्स कम है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि बिग बाजार बनेगा
तो उसमें बाजार वाली ही फील देंगे। उनके जो सेल्स पर्सन थे ना बिग बाजार के, वो कोई सूट बूट टाई वाई नहीं, बहुत ही सिंपल ड्रेस में सिंपल बंदे थे, ताकि कोई इनको हाई फाई इंग्लिश आने से कोई मतलब नहीं है। सबको ऐसी फील आनी चाहिए थी कि सब कोई जो उस बिग बाजार में आ जाए तो वो लोकल बाजार में ही शॉपिंग कर रहा है, ऐसी फील उन्होंने वाइब्स जो है वो क्रिएट कर दी उसके अंदर बिग बाजार। इसलिए जो उनके सारे सेल्स पर्सन थे वो बहुत ही सिंपल टाइप के होते थे। उसके बाद में 26 जनवरी 2001 पहला बिग बाजार का बहुत ही बड़ा आउटलेट कोलकाता में उन्होंने ओपन कर दिया। ओपन करते ही बहुत ही जबरदस्त भीड़ आ गई। सबसे सस्ते दिन, बयानी जी ने बोला सबसे सस्ते दिन, सबसे सस्ता माल, ये कैंपेन उन्होंने चला चला के इतनी भीड़ कर दी, और जो एक्चुअल में सस्ता भी देते, वो मार्केट में सस्ता भी देते। जब कोई बंदा इतना वॉल्यूम में माल खरीदेगा तो उसको आगे से कम पैसे में पड़ रहा है तो वो आगे सस्ता भी तो बेच सकता है ना। वो सही था, उनका कॉन्सेप्ट बहुत सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आई कहां से, वीडियो को पूरा देखना। अब आपको ट्विस्ट पॉइंट समझ में आएगा कि बिग बाजार फेल कहां से हुआ, उसकी फेलियर के जो दिन है वो कहां से शुरू हुए थे। उसके बाद में पहला जो बिग बाजार का जो स्टोर था वो बहुत ही जबरदस्त ऊंचाइयां छू रहा था, बहुत ही प्रॉफिट दे रहा था। उसके बाद में बयानी जी का एक रिटेल का पेंटालून्स हो गया था, फैशन ब्रांड, इधर से बिग बाजार हो गया था, बढ़िया चल गया था। दूसरा बिग बाजार खोल दिया, तीसरा भी खोल दिया बहुत ही कम टाइम में। तब उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ, उन्होंने कर्जे लेना शुरू, डेप्ट लेना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला पैसा तो आ ही रहा है, कर्जा लेके दूसरा स्टोर खोल देता हूँ, 5वां 7वां 8वां, देखते ही देखते कुछ साल के अंदर 100 स्टोर से भी ज्यादा पूरे अक्रॉस इंडिया। बस यहीं से उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई, यहीं से ही बिग बाजार का डाउनफॉल शुरू हो गया। उस टाइम पे नहीं दिख रहा था, लोगों को दिख रहा था कि बिग बाजार बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तब उन्होंने एक फ्यूचर ग्रुप की कंपनी की शुरुआत करी, उसके अंडर में ये सारे बिजनेस डाल दिए। सारे बिजनेस को मैनेज करने के लिए फ्यूचर ग्रुप बनाया उन्होंने। उसके अंदर पेंटालून्स भी था, इसके अंदर बिग बाजार भी था। उसके बाद में वो हाउसिंग और फाइनेंस में भी घुस गए। उसके बाद में वो गोल्ड के बिजनेस में भी घुस गए। मतलब वो रुके ही नहीं। उनको लगा कि इतना डाइवर्सिफाई कर दिया बिजनेस को, वो चलते गए। लेकिन बिग बाजार को बहुत कम टाइम में उन्होंने इतने बड़े स्टोर्स को खोलना मतलब एक फेलियर की तरफ जाने की निशानी है। क्योंकि एक तो इनका स्टोर जो है वो बहुत ही बड़े स्टोर्स होते हैं, तो वहां पे रेंट बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉय की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लॉजिस्टिक की बहुत ज्यादा है, ऑपरेशनल खर्चे बहुत ज्यादा है, इन्वेंट्री को मैनेज करना इतने बड़े लेवल पे बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजों का इतना ज्यादा एक्सपेंस कर देना, वो भी डेप्ट लेके, कर्जा लेके, और वो सिर्फ यही सोच में कि बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है, यहाँ से बिजनेस आएगा तो हम लोग कर्जा चुकाते रहेंगे, लेकिन हमें स्टोर बहुत जल्दी खोलने हैं। उन्होंने बड़े जल्दी स्टोर खोल दिए। जैसे ही स्टोर खोले उन्होंने 2011-12 तक तो उनके ऊपर सर के ऊपर 12,000 करोड़ का कर्जा हो चुका था। अब वो कर्जा कंट्रोल में नहीं आ रहा था, वो कर्जा चुका नहीं पा रहे थे। बिजनेस अब ऑनलाइन शॉपिंग ऐप आ चुके थे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये लोग आ चुके थे तब तक, और इन लोगों ने ऑडियंस को खींचना शुरू कर दिया था, तो लोगों को उनकी भीड़ वहां पे फुटफॉल्स कम हो गई थी, लोग अपना ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज्यादा जाने लग गए थे। इसकी वजह से उनको इस चीज का बड़ा ही भारी नुकसान होने लगा। लेकिन वो जब तक 2016-17 तक अपना ऑनलाइन उन्होंने भी ट्राई किया था कि अब बिग बाजार जो है अपना ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बना पाए और काफी लेट हो चुके थे। तब तक तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट अपने पैर जमा चुके थे। इसकी वजह से बयानी जी को बड़ा लॉस हुआ, और उसके बाद में धीरे धीरे देखते कोविड आ गया। कोविड आते ही इतने बड़े स्टोर को कैसे कोई मैनेज कर पाएगा। जैसे ही कोविड आया उसके बाद में ये सारी चीजें मैनेज करना, सारे बिजनेस उनके बहुत ही घाटे में चले गए। सारा का सारा सेल जो है बिल्कुल खत्म हो चुका था। तब जाके पेंटालून्स जो है वो आदित्य बिरला को बेच दिया गया 1400 करोड़ रुपए में। उसकी वजह से आदित्य बिरला ने पेंटालून्स को खरीद लिया ताकि वहां से कुछ कर्जा चुकाया जाए। लेकिन धीरे धीरे फिर डाउनफॉल आ गया इसका बिग बाजार का भी कोविड की वजह से, तो और धंधा एकदम खत्म हुआ। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम में आपको बिग बाजार नहीं दिखता है। बिग बाजार सारा का सारा खत्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? बहुत ज्यादा कर्ज होने की वजह से, और कर्ज चुका ना पाने की वजह से, क्योंकि फिर इतने सारे खर्चे मैनेज नहीं हो पाते तो बंद करना ही पड़ा। करते करते उनका जो बिजनेस है वो खत्म हो चुका था। माय डियर फ्रेंड्स, इससे हमें ये लर्निंग मिलती है कि भाई कभी भी डेप्ट लेके, कर्जा लेके बिजनेस को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो चीजें, इन्वेंट्री, ऑपरेशनल खर्चे, एम्प्लॉइज की सैलरीज, ये सारी चीजें, रेंट, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है, बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं जिनको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप डेप्ट चुका नहीं पाओगे, डेप्ट हमेशा बढ़ता रहेगा। डेप्ट का कोई एक दिन रुकता ही नहीं है, चाहे कोविड आ जाओ, चाहे कितनी भी बड़ी महामारी आ जाओ, डेप्ट का कोई रुकने का दिन ही नहीं है। लेकिन आपकी सेल जरूर रुक जाती। इसीलिए किशोर बयानी जी इस कर्जे को, डेप्ट को संभाल नहीं पाए, चुका नहीं पाए, सारे का सारा बिग बाजार जो है वो फेल हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतने बड़े लोग जो है वो कैसे फेल हो जाते हैं, किस गलती की वजह से फेल हो जाते हैं, आज इस वीडियो में आपको पता चला, ताकि ये लर्निंग हर कोई ले सके। कोई ऐसी गलती
अपने बिजनेस में ना करें। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे राधा कृष्ण दमानी, कैसे डीमार्ट इतना बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है, इतने बड़े ऑनलाइन का प्रेजेंस होते हुए भी, ब्लिंकिट जैसे 10 मिनट में घर पे डिलीवरी हर चीज की, डीमार्ट कैसे सक्सेसफुली चल रहा है, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वो वीडियो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। इस वीडियो को शेयर कर दें और सब जगह पे पहुंचा दो माय डियर फ्रेंड्स। हर वीडियो देखा करो, हर वीडियो में आपको बहुत जबरदस्त लर्निंग होती है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ग्रोथ हो जाएगी। आप मेरे साथ बस जुड़ जाइए, रेड बटन को दबाइए, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।